Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. We have heard of many astrologers making predictions about people, and then there are trade pundits or experts who predict the future of certain industries. Unfortunately, road transport is so neglected that there are no astrologers or experts talking about the future of this industry. However, the industry has one person who has made predictions about the industry every now and then and got it right most of the times. आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आइटवा के चेयरमैन मिस्टर प्रदीप सिंघल से, जो एक बिजनेसमैन होने के साथ ही साथ एक बहुत ही सक्षम एस्ट्रोलॉजर भी हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये लोगों के हाथ नहीं पड़ते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बखूबी से पढ़ते हैं। आज से करीब 10 साल पहले प्रदीप जी ने ट्रकर्स की एक भविष्यवाणी की थी जो आज के दिन काफी हद तक सही है। आज के इस इंटरव्यू में प्रदीप जी ये भी बताते हैं कि अगले 5 सालों में ट्रांसपोर्ट कंपनीज की क्या हालत होने वाली है। प्रदीप जी GIR लॉजिस्टिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जैसे हमने कहा वो आइटवा के चेयरमैन भी हैं। इन आवर इंटरव्यू टुडे, Pradeep ji will talk about the changes in the industry, the role of associations, and also the relation between ITWA and All India Motor Transport Congress, the apex bodies of the industry. So Pradeep ji, आज से करीब 10 साल से भी शायद पहले आपने रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस किए थे। कैन यू टेक अस थ्रू दोस प्रेडिक्शंस और आज उन प्रेडिक्शंस का क्या नतीजा है? पहले तो सबको नमस्कार। प्रेडिक्शंस तो देखो बहुत ही क्लियर थी और बहुत ही हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन हुआ उस बारे के अंदर में। तो सबसे पहले जो था कि ट्रक ड्राइवर्स के क्या आगे हमारे पास में क्या हमें लग रहा है क्या होगा, GST से क्या इम्पैक्ट आएगा, ये 2 चीज़ें थी उसके अंदर में, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का ओवरऑल कैसा रहेगा। तो हमने ये कहा था कि अगर ट्रक इंडस्ट्रीज़ के अंदर में जो हमारे छोटे ट्रकर्स हैं उनके लिए बिज़नेस कम होता चला जाएगा, उनका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो FCM हो गया है और RCM उसके बाद में तो हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया ही था अगले 5 साल के बाद में दे विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। तो आज मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे, लेकिन हम उस लेवल पे खड़े हैं कि जो छोटे हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो छोटे जो हमारे ट्रक ओनर्स हैं, वो नहीं कुछ पैसा बना पा रहे और इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर दैम। प्रदीप जी, इसके मेन कारण क्या है? देखिए 2-3 कारण रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर बहुत ही आप उसमें जाएं बिल्कुल ही, तो ट्रक चलाना आसान हो गया है। इस लोगों को इसको मानेंगे नहीं, लेकिन क्या होता था कि पहले ट्रक चलाना मुश्किल होता था। ड्राइवर्स के साथ के अंदर में रोड पे ट्रक चलाना, उसकी मेंटेनेंस करना और उसकी रख रखाव करना मुश्किल था, और बड़ी फ्लीट ओन करना बहुत एक डिफ़िकल्ट जिसे कहना चाहिए प्रपोजिशन था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अच्छे तरह के ट्रक आने लगे, इसके साथ से बहुत ही अच्छी जिसे कहना चाहिए मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको गाड़ी वालों ने देने शुरू कर दिए। बहुत सारी चीज़ें की आपको, और साथ में टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे लोग इसके अंदर में ट्रेन हो गए, तो बहुत लोग बड़ी बड़ी फ्लीटें बना पाए। इसको एक फ्लिप दिया हमारे ऑटोमोबाइल कैरियर्स ने भी दिया, बहुत बड़ा फ्लिप दिया, जो कि व्हीकल बेस्ड बिजनेसेस थे, टायर वाले, सीमेंट्स वाले जो ये थे। तो इन चीज़ों फ्लिप होने के कारण गाड़ियाँ बननी शुरू हुई और फ्लीट ओनिंग वाला एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर में आया। तो सबसे फर्स्ट तो जो चीज़ें थी वो इसके कारण हुई। तो जब आपने फ्लीट ओनिंग करनी चालू कर दी तो हुआ क्या, जब इकॉनमी ऑफ स्केल्स के बाद मैन्युफैक्चरर्स ने डिस्काउंट देने शुरू कर दिए। डिस्काउंट देने शुरू कर दिए किसको? जिसके बाद ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो उनकी व्हीकल कॉस्ट कम हो गई, उनका फ्यूल उनको सस्ता मिलना चालू हो गया, फास्ट टैग पे आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए। इन एनी एंड एवरीथिंग दे परचेज, उनको इकॉनमी स्केल में कुछ उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि बेनिफिट पहले छोटे ट्रक ओनर्स को मिलता था और बड़े वालों को नहीं मिल पाता था। तो उनकी जो कॉस्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट थी, वो कम थी। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब इनकी रनिंग कॉस्ट जो थी फ्लीट ओनर्स की, बड़े वालों की, वो कम हो गई। अब इसके ऊपर में जो सबसे ऊपर एक और चीज़ आई, वो आई जो FCM और RCM के अंदर में। जो RCM के अंदर में जो क्रेडिट नहीं ले सकते, जो आपका फॉरवर्ड मैकेनिज्म के अंदर में क्रेडिट मिलना चालू हो गया, हमारे ट्रक ओनर्स को मिलना चालू हो गया। 2 लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम बात करते हैं, उसमें डिफरेंट ये चीज़ें होने लगे। तो अब जो लोग FCM में हैं वो आज 28% वैल्यू ऑफ जो ट्रक है उसका वो क्रेडिट ले पाते हैं, और वो भी 5 साल में डिवाइड करके ले पाते हैं, लेकिन वो क्रेडिट ले पाते हैं। उसके कारण 3 से 5% उनकी जो कॉस्टिंग्स है वो कम हो गई। ये हो गया। हब एंड स्पोक के सिस्टम्स आए, जिसके अंदर में गाड़ियां जब चलने लगी तो जो बड़े फ्लीट ओनर्स हैं उनकी गाड़ी की रनिंग जो है वो बढ़ गई।
तो उनकी वैसे कॉस्टिंग कम आई। तो अब आप इस सारे जब फैक्टर्स को देखते हैं तो ओनिंग अ बिग फ्लीट एंड रनिंग इट एफिशिएंटली, वो उसमें आपकी कॉस्ट हमेशा कम आने लग गई जो कि बाकी ट्रक्स हों। तो कैपेटिव जो आपकी है वो बनाने में फ़ायदा होने लग गया, पहले ये नहीं था फ़ायदा। तो इसलिए जो छोटे ट्रक ओनर्स हैं ना तो उनका बिजनेस रहा और ना ही उनकी रनिंग जो है प्रॉफिटेबल रही। तो ये एक मेन रीज़न है कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसे आप कहना चाहिए कि विलुप्त हो जाएंगे, कि क्योंकि उनके पास में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी। प्रदीप जी, हम आए दिन स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन स्क्रैपिंग पॉलिसी का छोटे ट्रकर्स पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए 10 साल 12 साल का लेजर परमिट है, 10 साल मैक्सिमम गाड़ियाँ जो रहती हैं मेन रोड के ऊपर रहती हैं, तो गाड़ियों की लाइफ तो वैसे तो 20-25 साल रहती है और 15 साल तो अभी है और 5 साल और आप एक्सटेंड कर सकते हो गाड़ियों के मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हिसाब भी। तो जो लॉन्ग रूट पे गाड़ियाँ चल रही हैं उसके अंदर में तो स्क्रैपिंग पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। जो स्क्रैपिंग का पॉलिसी का 20 साल के बाद में जो इम्पैक्ट आएगा बहुत छोटे वाले उसके ऊपर में आएगा, जो कि लोकल में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल ही वो जो 20 साल पुरानी वाली गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई होती हैं। वहाँ पर ये एक्सपेक्ट करना कि इस गाड़ी को बेच के और कोई ट्रक ओनर नई गाड़ी ले लेगा, वो हम लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज कॉस्ट के अंदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो होगा क्या कि वहाँ से गाड़ियाँ आपके जो लोग हैं वो हटते चले जाएंगे। तो वहाँ पर भी सूनर और लेटर आपके पास में ऑर्गेनाइज्ड के अंदर में फ्लीट ओनिंग आनी चालू हो जाएगी, लास्ट माइल के ऊपर में भी। लास्ट से ज़्यादा मतलब जो स्क्रैप हो गया या 20 साल के अंदर में है। तो ओवरऑल इस पॉलिसी से भी उनको फ़ायदा नहीं होने वाला, छोटे ट्रक ओनर्स, तो उसको नुकसान ही होगा। प्रदीप जी, दिस वॉज योर प्रिडिक्शन फॉर ट्रकर्स, जो काफ़ी हद तक सही हुआ है। आगे चलते हुए ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी है? हालांकि आज के दिन हम अगर देखें तो कई ट्रांसपोर्ट कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखिए मैं जिस तरह से चल रही है इकॉनमी चल रही है और उसके साथ में और जिस तरह से और बाकी चेंजेस हो सकते हैं, मैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर कोई छोटी कंपनी है, लेट अस से 1000 करोड़ या 500 करोड़ से नीचे अगर हम पकड़ लेते हैं, 1000 करोड़ विल साउंड अ बिग नंबर, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल के बाद में कोई भी कंपनी अगर इस नंबर से छोटी है टर्नओवर के अंदर में तो वो सर्वाइव कर पाएगी। आज की तारीख में भी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है जो हमारे कस्टमर्स की, वो बहुत हाई है। टेक्नोलॉजी पॉइंट पे, इंटीग्रेशन पॉइंट के ऊपर में, वैल्यू एडिशन के पॉइंट के ऊपर में, पूरे एक एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स चेन को समझने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और उसको पूरे को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कैपेबिलिटीज़ क्रिएट करना पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मैन पावर, लॉट ऑफ मनी। तो वो जो मनी है वो आज की तारीख में जितनी ऑर्गेनाइजेशन छोटे वो इतना कमाई नहीं रही कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। मुझे तो ये लगता है कि इस नंबर से जो कि आप उसे 500 पकड़ लो या 1000 करोड़ पकड़ लो इन एनुअल, अगले 5 साल के बाद में कोई कंपनी उसमें सर्वाइव कर पाएगी, उससे नीचे में। प्रदीप जी, वंस अगेन टेकिंग यू बैक टू अ डेकेड, आपने उस समय बात की थी मर्जर्स और एक्विजिशंस की, जो उस वक्त एक बहुत ही नया कंसेप्ट लग रहा था एंड इट सीम लाइक अ डिस्टेंट थॉट, लेकिन आज हम इस स्पेस में काफ़ी एक्टिविटी देख रहे हैं। क्या मर्जर्स एक्विजिशंस इन 500 या 1000 करोड़ की कंपनीज के लिए एक सेवियर होगा? इट कैन बी, रियली इट कैन बी। और हमने उस टाइम भी 10 साल पहले भी यही बात करी कि दिस इज़ द टाइम। जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में ओनरशिप ऑफ द बिजनेसेस है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। हम लोगों को बिज़नेस छोड़ना नहीं आता, हम कभी भी शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट के अंदर में गैप नहीं कर पाते कि भाई हम किस तरह से शेयर होल्डिंग ले लें लेकिन मैनेजमेंट को छोड़ दें और मैनेज हम साथ में मिलकर कर लें। वो हमारे लिए वो एक लगाव जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्विजिशन और मर्जर्स जब तक नहीं होंगे, जब तक सारे लोग मिलकर कोलैबोरेटिव एफर्ट के अंदर में अपनी कंपनीज नहीं चलाएंगे, बड़ा डिफिकल्ट है आगे वाले समय में सर्वाइव करना। बहुत सारी एमएनसीज कंपनी अब इंडिया के अंदर में एंटर करने लग रही हैं। बहुत सारी जो हमारी डोमेस्टिक बढ़िया कंपनीज हैं, बिग कंपनी, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, जो भी हैं, वो सब भी लॉजिस्टिक्स फील्ड में एंटर करने लग रहे हैं। दे ओन दी पोर्ट, दे ओन दी रेलवेज, दे ओन दी एयरक्राफ्ट। जब सब कुछ वही ओन कर रहे हैं और वो अब रोड ट्रांसपोर्ट में भी आ रहे हैं, दे विल ओन मोर देन 10,000 ट्रक्स। जब इस तरह के वो नंबर्स के साथ में बात करते हैं तो देन टू थिंक कि भी हम छोटे नंबर्स पे रह के और उनको हम कोई कंपटीशन दे पाएंगे, आई थिंक फिर लिविंग इन अ फुल पैराडाइज। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि आगे चल के जो मिड साइज कंपनीज है उनका फ्यूचर खतरे में है। जैसे हम जानते हैं मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर फैमिली मैनेज्ड बिजनेसेस। सो क्या होगा इनका फ्यूचर
और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। हम अपना इंटरव्यू जारी रखेंगे प्रदीप सिंघल जी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Trans India, Real People, Real Emotions. We are in conversation today with the chairman of ITWA, Pradeep Singhal. प्रदीप जी, कितना मुश्किल है एक फैमिली मैनेज्ड बिजनेस को एक प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेस बनना, which also means letting going of the reins of the company. How tough is that? देखिए, देर इज नथिंग रॉन्ग इन अ फैमिली मैनेज बिजनेस। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। दैट इज जिसे कहना चाहिए ना, एक इंडिया की अपनी एक पहचान है फैमिली बेस्ड बिजनेस। एंड फैमिली बेस्ड बिजनेस में लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ पर्सनल टच, लॉट ऑफ योर व्हाट यू कैन से स्किल्स विच रियली अपने आप ही आपके अंदर में आ जाती है थ्रू द फैमिली, जो आपको उसको बिजनेस करना पाता है। बट यू हैव टू कंबाइन दैट बिजनेस स्किल, वट यू कैन से द फैमिली से जो आपको स्किल्स आ रही है विद द प्रोफेशनल अप्रोच वट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर राइट नाउ। एंड आई थिंक स्किल से भी ज़्यादा जो मैटर कर रहा होता है दैट इज द इन्वेस्टमेंट्स। तो आर वी डूइंग द राइट इन्वेस्टमेंट इन द राइट एरियाज, मे बी टेक्नोलॉजी, मे बी स्केलिंग अप द थिंग्स। बहुत जगह हम ये देख रहे हैं कि स्केलिंग अप जो चलने लग रही है, इट इज जस्ट इन द नंबर्स, कि खाली नंबर्स हम करने लग रहे हैं कि इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो डू वी अंडरस्टैंड द न्यू सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स न्यूसेंसेस? इफ वी अंडरस्टैंड दैट, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आगे हमारी इन डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई चेन की, देन ओनली वी विल बी एबल टू परफॉर्म। सो फैमिली बिजनेस, yes, but how do you utilize that skill and that benefit to make it more professional? प्रदीप जी, आज की हम अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, और इसका कारण है कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन। क्या आपको इसका कोई सोल्यूशन दिख रहा है? अगेन सोल्यूशन इज टू कीप ऑन एडिंग द वैल्यू एडिशंस। आपको बढ़ाने पड़ेंगे, अपने वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको देने पड़ेंगे। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होंगे, इसके ऊपर में आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब वैल्यू एडेड सर्विसेज जो पहले हम बात करते थे, आप देखेंगे पहले ट्रक ओनिंग एक अलग चलता था, उसका प्रॉफिट हम अलग से निकालते थे, और उसके ऊपर में अगर कोई बुकिंग करता था, ट्रांसपोर्ट जिसका हम ऑर्गेनाइजेशन वो बुक करती थी, उसका प्रॉफिट अलग निकाल देता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों मर्ज हो गए। और नोदन मर्ज करने के बाद में तीसरा है वेयर हाउस की फैसिलिटीज़। अगर आप देखेंगे जो कपड़े वाले हैं, जो गांठें अपने पास रखते थे, तो वो एक थर्ड तरह की फैसिलिटी होगी, वो भी इसके अंदर में इंटीग्रेट हो गई, तो सब लोग मिलके उसका एक प्रॉफिट निकालने लग गए। तो नेक्स्ट इज ट्रैकिंग, जो अब पार्ट ऑफ इसके अंदर में हो गया, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, इनवॉइसिंग, बिलिंग, मैनेजिंग दी इन प्लांट लॉजिस्टिक्स, और बात के अंदर में मैनेजिंग द लास्ट माइल। अब ये सारी चीज़ें जो आदमी मैनेज कर पाएगा, I think he will be able to survive and then he will can overcome the competition. Otherwise it will be difficult कि भाई अगर खाली आप वेनिला कोई भी एक लैग करने लग रहे हो, तो इसमें तो इतना सारा कंपटीशन हो गया कि will not be able to make money. प्रदीप जी, we often use the word disruption. तो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मेन डिसरप्शंस क्या हुए हैं पिछले कुछ सालों में? देखिए, डिस्ट्रप्शन तो जो स्टार्टअप्स हैं उनसे आई थी, हमारे पास में डिस्ट्रप्शंस जो आई थी, बट मोर और लेस आई डोंट थिंक कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। एक टेम्पररी इम्पैक्ट था उनका, लेकिन सबको लोगों को समझ में आ गया कि पहले से इतने कंपटीशन के अंदर में ये सिस्टम है, उसके उसमें जाके अगर आप बहुत सारा सामान जिसे कहना चाहिए हटा देते हो या कुछ कर देते हो कि भी कॉस्ट हम और कम कर देंगे, इट डज नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस टू द कस्टमर ऑल्सो, बिकॉज इन सच ऑल्सो भी फ्रेट जो हमारा कॉस्ट है इट इज़ 3 to 4% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन एवरेज। तो उसमें बहुत ज़्यादा कम कितना कर पाओगे आप, तो वो इम्पैक्ट आपको कि रेट कम करने, कंपटीशन यस दैट मेक्स एन एंट्रेंस, बट उसके कारण इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता। तो स्टार्टअप्स ने अपने पैसे बर्न किए और बहुत सारे लोग इसमें से चले गए।
उनके कारण एक डिसरप्शंस हुई हमारे पास के अंदर में, बट मोरलेस डिसरप्शन वाज, अभी अगर हम कहेंगे तो दैट वाज द एक्सेस कैपेसिटी क्रिएटेड इन द सिस्टम, दैट वाज अ डिसरप्शन इन द सेंस दैट कंपटीशन बढ़ गया, लोगों को पता नहीं था कैसे कम है, दैट डिसरप्शन केम बिकॉज ऑफ द इजी लोन अवेलेबिलिटी। अगर आप उसमें से चलना चाहें, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, आप आराम से गाड़ियाँ चला पा रहे थे, तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स, टू मैनी ऑफ व्हीकल्स, और उसके बाद में आराम से चला पाए हम, उसके कारण में owning of the vehicle became easy, तो that we created a kind of big capacity. Second was this taxation, जो FCM और RCM की हम बातें करने लग रहे हैं कि जिसके कारण फ्लीट ओनिंग के अंदर में पैराडॉक्स क्रिएट हो गया है कि छोटे ट्रक वाले हम गाड़ियाँ नहीं ले रहे और वहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है, तो वेटिंग चलने लग रही है गाड़ियों की, जो बड़े फ्लीट ओनर्स हो रहे हैं। दैट इज अनदर डिस्ट्रप्शन, यू कॉल इट अ डिस्ट्रप्शन। तो ये एक तरह की डिस्ट्रप्शन है। एंड थर्ड इज गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है इज़ नॉट ऑन द रोड में, वो रोड ट्रांसपोर्ट में बनाने के लिए अच्छे अच्छे रोड्स बना रहे हैं जिसमें टोल्स ले रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट देयर मेन फोकस इज ऑन रेलवे इज द बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर। कि डबल कंटेनर्स उन्होंने चलाए, चाहे किसान रेलवे उन्होंने चलाई, या जिन्होंने एफिशिएंसी बढ़ाई रेलवेज के अंदर में, दैट इज अनदर बिग डिस्ट्रप्टर। देन इनलैंड वाटरवेज, that has been a disruptor for the kind of road transport industry, and then your coastal roadways, coastal waterways. So these are the disruption which is happening to the road transport industry. There is nothing what you can say golden line or a silver line for the transport industry as such, and for the road transporters. So whatever is happening for the other industries. They want to move away from this fossil fuel so that they bring the kind of cost down. So that is one disruption. Then if you talk in the terms of the technology, the disruption of BS4 to BS6, and this has really impacted the industry as a lot. And then now the talk of the EV vehicles in the last mile or for the other vehicles, that has disrupted the industry as such. Then NGT ने आया, बंद कर दिया, कभी कि 10 साल की गाड़ी नहीं चलेगी, कभी ये नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। तो overall the scenario for the road transport and that also a truck has been very poor, कम ही रहा है हमारे पास के अंदर। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ट्रकर्स जो है ना, वो हमारे रोड के ऊपर नेसेसरी न्यूसेंस है। प्रदीप जी, हम अगर सड़कों की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, और आगे फ्यूचर में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। इसका क्या असर हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर? किस हद तक इंडस्ट्री को मदद मिली है, और इसका कॉस्ट बर्डन यानी कि टोल टैक्स का जो बर्डन है वो किस हद तक इंडस्ट्री को बेयर करना पड़ रहा है? देखिए, इंडस्ट्रीज को कभी अच्छे रोड होने से बेनिफिट तो होता ही है, वी ऑलवेज वेलकम दैट, बट इफ़ यू टेक इट इकोनॉमिकली, अगर इकोनॉमिकल देख रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आज टोल वो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है हमारी रनिंग ऑफ ट्रकर्स के अंदर, जो पहले नहीं था। जब शुरू में जब टोल आया था तो उन्होंने हमसे ऐसे बातें की थी कि भाई आपको अगर हम 1 रुपया बचा के देते हैं तो हम आपसे उसमें 25 पैसे ले लेते हैं, तो क्या बात है, इसमें कुछ नहीं है। तो अब हमारे को बच कितना आ रहा है और हमसे क्या लिया जा रहा है, इट इज़ नाउ बिकम अ टैक्स, जो उसको पूरे उसको बनाने के लिए, रोड को बनाने के लिए सारी चीज़ों के अंदर में इस्तेमाल होने लग रहा है। तो रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने लग रहा है, उसका बेनिफिट रोड ट्रांसपोर्ट को इन द टर्म्स ऑफ जिसे कहना चाहिए जल्दी मूवमेंट के लिए होना चाहिए था। बट अगर हम वैसे इम्पैक्ट देखें तो ऐसे कोई फिगर्स हमारे पास में नहीं आ रहे, कोई डाटा ऐसा हमारा क्रिएट नहीं हुआ कि हमारी गाड़ियां जो पहले अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर चलने लग पर डे चल रही थी, 350-400, और 8000 किलोमीटर के करीब एवरेज आती है एक ट्रक्स की। कोई बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया हो, थोड़ा बहुत बढ़ा है, और वो भी कुछ कुछ रूट्स पे दिल्ली बॉम्बे के अंदर में बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की एवरेज आज भी वही है जो आज से 5 साल पहले थी, इन द टर्म्स ऑफ डेली एवरेज और इन द टर्म्स ऑफ योर मंथली एवरेज। प्रदीप जी, जैसा हमने देखा है कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, साथ ही साथ हमारे ट्रक्स भी जो है वो बहुत बेटर हुए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, लेकिन आज भी जो ट्रकों की डेली मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं 350 से 450 किलोमीटर पर डे के बीच में अटकी हुई है। क्या इन डिलेज का कारण लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट्स पर है? यस, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। अभी भी जो ट्रक्स का है उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए ट्रांसपोर्ट के अलावा हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जो कंपटीशन का इतना बड़ा युग चलने लग रहा है, जो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं
ये चीज़ मार खा रही है। जो एसेट यूटिलाइजेशन हम बोलते हैं या फास्टर टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं फॉर द ट्रक्स, वो कहीं ना कहीं मार खाने लग रहा है। तो मे बी जब आगे चलने के अंदर कोई हब एंड स्पोक सिस्टम्स के अंदर में हम और अच्छी तरह डेवलप कर पाएंगे, तो उसमें तब ये चीज़ें हमारे पास में और बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन आ जाएंगे। पर इस वक्त के अंदर में तो जो नहीं कर पा रहे, हम एवरेज बढ़ा पा रहे, उसका रीज़न यही है, एक तो लोड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी है भी लोड्स की हमारे पास में, तो जो हमारा लोडिंग अनलोडिंग और जो टाइम लगने लगा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। प्रदीप जी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी? हालांकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो एफिशिएंसी इंप्रूव करना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, नेशनल लॉजिस्टिक्स जो पॉलिसी है, दैट इज़ काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से इनेबलिंग डॉक्यूमेंट। सो पहली बार किसी ने सोचा तो सही कि भाई हम एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। दिस इनेबल्स फर्स्ट टाइम कि कुछ जो मिनिस्ट्रीज हैं मिलके हम डिसीजंस लेंगे, एंड दैट जो डिसीजन ले जाएंगे वो एक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ले जाएंगे। तो अपने आप में एक इनेबलिंग डॉक्यूमेंट बनना, अपने आप इनेबलिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट होना, आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टेप। एंड इम्पैक्ट उसका जो आप कह रहे हैं ग्राउंड के ऊपर में, इट विल टेक टाइम। अभी पहले पॉलिसीज़ हैं, अब आप देखो यूलिप के अंदर में हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पा रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले पा रहे हैं जो डिसीजंस पहले नहीं लिए गए थे कभी भी, और फोकस है गवर्नमेंट का, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट, एंड आई थिंक इम्पैक्ट ऑफ दिस एनएलपी विल कम। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, एंड दे सर्व द इंडस्ट्री इन मोर वेज देन वन। ये गवर्नमेंट के साथ एक कम्युनिकेशन चैनल है, ये मेंबर्स को अपने प्रॉब्लम्स के साथ हेल्प करते हैं, और ये एक तरीके से एक पेडिस्टल है जहां पर बहुत से इंडिविजुअल्स एस्पायर करते हैं एसोसिएशंस को हेड करने के लिए। वी विल नो मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशंस and the relation between the two apex bodies in the industry, ITWA and AIMTC. We will be back after this very short break. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन! महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन! महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। वेलकम बैक टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। आज हम बात कर रहे हैं आइटवा के चेयरमैन और एआईएमटीसी के एक बहुत ही करीबी दोस्त प्रदीप सिंगल जी से। प्रदीप जी, रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस कितने इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये कितने सीरियस है इंडस्ट्री को लेकर? आई थिंक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस आर रिक्वायर्ड, एंड दे आर द बिग फोर्स जो इसको, जो हमारा जैसे कहना चाहिए गवर्नमेंट से अगर कोई भी पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करना। और जैसे हम एक कहते हैं हर बिजनेस के अंदर में इंटरनल थ्रेट्स होती हैं, एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं। जो एक्सटर्नल थ्रेट को अगर आप किसी तरह से भी उसको काबू करना चाहते हैं तो आपको एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशंस बनाने ही पड़ते हैं। तो बिजनेस एसोसिएशन के 2-3 रूल्स होते हैं कि एक तो ऑपरेशंस जो आपको प्रॉब्लम्स आने लग रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और इवन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स, समथिंग लाइक दैट, एक आप उसको क्या नाम देखते हैं। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म की जो हैं या उसका विज़न जो है वो उस विज़न को अलाइन करते हैं इंडस्ट्री के विज़न से। तो इन दोनों फ्रंट पे ही जो है एसोसिएशंस काम करती हैं। अब कितनी इफेक्टिव कौन सी एसोसिएशन है ये डिपेंड कई बार करता है उसमें लीडर्स कौन से आए हुए हैं, लोग वहाँ पर कौन सा ग्रुप काम करने लग रहा है, गवर्नमेंट कितनी रिसेप्टिव है, किस एरिया के अंदर में एक रिक्वायरमेंट है आपके डिस्ट्रप्शंस की। तो इस तरह की चीज़ें, कई सारी चीज़ें चलती हैं। बट येस, एसोसिएशंस नीड टू बी देयर। एसोसिएशंस आर द बैकबोन ऑफ एनी हेल्दी बिजनेस एक्टिविटी। प्रदीप जी, हमारी एक जो ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लेती है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस काफ़ी हद तक इग्नोर्ड रहते हैं। आइटवा के लिए कम्युनिकेशन चैनल्स गवर्नमेंट सर्कल में कितने ओपन है?
देखिए आइटवा के चैनल तो बहुत अच्छे ओपन है और आज मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसके अंदर में तो आइटवा वन ऑफ दी उसके अंदर में स्टेक होल्डर होते हैं। आज आप नेशनल एनएलपी जिसकी हम बात करते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ले लो, यूलिप को ले लो, हम लोग इसके साथ में हम लोगों ने इसमें क्या सोशल सिक्योरिटी हम जो हमने एक नया एक्ट आने लग रहा है ड्राइवर्स के लिए, ये हम इसके साथ में थे। किस तरह से हमने ड्राइवर्स को जो ये हमारा गवर्नमेंट का जो ये मेडिकल का इंश्योरेंस वाला स्कीम है तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, इसमें हम लोग उनके साथ में है। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब्स जो बनाने की हमारी बात चल रही वो हमारी जो पॉलिसी आई हम उसके साथ के अंदर में थे। नेशनल परमिट की जो बातचीत आई हम उसके साथ के अंदर, ई वे बिल के अंदर में जो चेंजेस आए हैं, ई वे बिल क्रिएट किया गया एक सिंगल डॉक्यूमेंट जैसे आप पूरे उसके साथ में हम लोग उनके साथ के अंदर में थे। तो जो भी जो पॉलिसी जो कि इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट को हम उनके साथ के अंदर में रहते हैं। अब आप ये देखिए कि आइटवा को ये एक बड़ा अच्छा जिसे कहना चाहिए फेस कह लोगे या इज्जत मिली कि हमारे प्रेसिडेंट रमेश जी को ये जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च हुई तो उनके अंदर में ही वाज वन ऑफ द स्पीकर, 2 स्पीकर्स में से एक स्पीकर उनको बनाया गया जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के ऊपर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ के अंदर में उन्होंने मंच शेयर किया। तो आइटवा एज सच तो सारे लोगों से बातचीत में हमेशा है, टच में रहते हैं और गवर्नमेंट भी उसको पूरा रिस्पॉन्स देती है। Pradeep ji, what will be the focus of the new team of AITWA? देखिए हमारे पास जो नए हैं, एक तो हमारे रमेश जी जो हैं पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन हमने दोबारा उनको रिक्वेस्ट करी तो उनको कहा कि हमने आप दोबारा से पदभार संभालिए। कोरोना के बाद में जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके अंदर में गवर्नमेंट से इंटरेक्शन हमें ज़्यादा चाहिए थी तो उन्होंने पदभार संभाला। वो सेवा भारती के अध्यक्ष भी हैं तो उनके पास गवर्नमेंट्स में अच्छे टच है, हमारे डोर ओपन्स करने के लिए उनके पास में बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ और वो अपने आप के अंदर इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं कि उनके बहुत ही अच्छे आइडियाज़ होते हैं किस तरह से हमने ख़ासतौर से ड्राइवर्स के लिए, ख़ासतौर से सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए किस तरह से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो एक हमने वो फेस किया कि भाई वो किस तरह से हम एक विज़न दे सकते हैं आइटवा को आगे बढ़ने के लिए। दूसरा हमने लिया पुनीत को जो यंग फोर्स हैं, डार्सेल के एक बहुत बड़ी कंपनी जो है उसके वो डायरेक्टर हैं, ओनर है, तो एक उनको हमने लिया जो कि नया फोर्स आके जो वर्किंग प्रेसिडेंट की तरह से आके टेक्नोलॉजी में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हम पूरे सब लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को हम एक पुश दे सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में, और किस तरह से हमने बाहर में थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे उनके साथ में हम अपने ब्रिजेस बना सकते हैं, एसोसिएशंस कर सकते हैं, किस तरह से उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट हो। तो जो हमारा फोकस एरिया है वो जो सिस्टम्स है वो ये है कैसे मेंबर की इंटरेक्शन क्रिएट करें, कैसे गवर्नमेंट के साथ हमारी इंटरेक्शन जो है सारी पॉलिसीज़ में आगे बढ़े, कैसे हम इस तरह की चीज़ें ला सकें जो कि हमारे मेंबर्स को फ़ायदा करें इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एक इनिशिएटिव जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमने लॉट से किया जो लीगल वाला था वो वेल अप्रिशिएटेड किया था। हाई बाई ज़ीरो जो हमारा ड्राइवर्स के साथ में इंश्योरेंस वाला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा चलने लग रहा है। IPL जो हमने किया था कि भाई लीग मेंबरशिप लीग के अंदर में हमने क्रिकेट मैच कराए थे जो कि बॉम्बे के अंदर में और दिल्ली में अब कराने की बात चल रही है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स को काफ़ी सराहा गया। ऊपर से जो हम सेमिनार्स करते रहते हैं कि भाई आपस में लीडरशिप्स के लिए, नॉलेज शेयरिंग्स के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। और ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करना, लीगल हमने इंटरवेंशंस करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एक काइंड ऑफ एसोसिएशन का। Pradeep ji, I also see a lot of youngsters getting involved in association activities, especially AITWA, be it Puneet or be it Abhishek. ये AITWA के लिए कितना important है? नहीं, इट इज़ रियली हेल्पिंग। देखिए हम लोगों ने काफ़ी दिन किया तो अब जब वही वाली बात है वी रन इट लाइक अ फैमिली। तो जैसे हमने पहले बातचीत करी कि कैसे फैमिली बिजनेस और प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर में हाउ डू यू हेल्प द फैमिली इन रनिंग इट प्रोफेशनली, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि हमारी जो यंग फोर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो सारे जो हमारे जिम्मे हम लोग सबको इंकरेज करते हैं, आइए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आइटमा में आपको पता ही है कि कोई पद के लिए कहीं कोई आदमी आता नहीं है, हमें तो पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कि ठीक है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप ये करें। तो कोई भी बंदा जिसमें हमें लगता है स्पार्क है, जो अच्छा काम कर सकता है, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। पीपल दे कम फॉरवर्ड और हमारी काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हमारी सेकेंड जनरेशन जो है जो कि इसको टेक फॉरवर्ड करेगी, वो हम उसको ग्रूम कर रहे हैं एंड इट विल बी वेरी सून रेडी। Pradeep ji, the next question may be a little touchy, but how is AITWA's relation with AIMTC? दोनों एपेक्स बॉडीज हैं, दोनों इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? रिलेशनशिप आर गुड। देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, दे आर इन द सेम स्पेस। बोथ आर द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज इन टू द गवर्नमेंट एंड फॉर द इंडिया।
AMTC का जो फोकस है वो अधिकतर ट्रकर्स का ज़्यादा मेरा है, एंड दे हैव बिगर, जिसे कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स, का नाम जो उनका जो हमारा आइटवा के अंदर में जो स्टेक होल्डिंग है, दैट इज अ बिग ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. वी आर मोर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड देयर पॉलिसीज अफेक्टिंग द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, एंड हाउ डू वी गो एंड टॉक टू द गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंस देयर, एंड हाउ डू वी डू अ वेलफेयर टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. सो इन दोनों के अंदर में वाइल दे आर ओवरलैपिंग, पर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन भी है. तो रिलेशंस अच्छे हैं. अगर कोई ऐसा इशू आता है जो कि गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करता है और हमें जॉइंटली अगर फेस देना पड़ता है तो हम लोग साथ में जाते हैं, देते हैं. लेकिन अदरवाइज कोविड में थोड़ा सा क्योंकि मिल नहीं पाए तो थोड़ा सा डिफरेंस रहा, लेकिन अदरवाइज अच्छी रिलेशंस है और एक दूसरे की हम हेल्प लेते हैं. ऑफ कोर्स देखिए कौन से लीडर्स आ रहे हैं, उन लीडर्स की दूसरे वाले लीडर से कैसी इक्वेशन से, इट ऑलवेज क्या नाम फ़र्क रहता है. जब हम लोग लीड कर रहे थे तो हमारी जो यहाँ पर AMTC की लीडरशिप थी तो बहुत अच्छे रिलेशंस थे, और रिलेशंस होने के कारण हम लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा था. क्योंकि मेरे टाइम के अंदर में मैं AMTC का पार्ट भी था, जो उनकी क्या नाम जो वो होती थी कमेटीज होती थी जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते. आई वाज रिप्रेजेंटिंग सम कमेटीज देयर आल्सो, सो दैट्स व्हाई आई हैड अ गुड इंटरेक्शन विद देम, गुड रिलेशंस विद देम. तो पर्सनल इंटरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स इट आल्सो कम इनटू द फोर्स. तो ये रीजंस हो जाते हैं. अदरवाइज इट इज़ अ गुड इक्वेशन. ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपने एक ही मकसद है दोनों का, ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों अपने अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं. एंड मोर और लेस हम लोगों के जो व्यू पॉइंट होते हैं वो भी सेम ही होते हैं. ऐसा कुछ डिफरेंस कोई इतना ऐसा नहीं होता कि कोई ड्रामेटिकली अपोजिट कोई हमारे व्यू पॉइंट्स होते हैं. प्रदीप जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर अब कैसा दिख रहा है आपको? फ्यूचर अबाउट इंडस्ट्री ऑन द होल. देखिए, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इज द बूमिंग इंडस्ट्री एज सच. इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री विल ग्रो एज द इकोनॉमी ग्रो, द इंडस्ट्री विल ग्रो. फोकस है गवर्नमेंट का इसके ऊपर में, ये बहुत बड़ी बात है. पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ का भी इस पे फोकस है. बहुत नई चीज़ें इसमें होने लग रही हैं. हमारा इंडिया लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है इवन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल्स. इंटरनेशनल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत आ रही है, जो शिफ्ट हो रही है आपकी चाइना से यहाँ पर आ रही है. इट कैन बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, और उसमें भी हमारा लॉजिस्टिक्स का बहुत रुकने वाला है. तो इट इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्रीज. फ्यूचर इज गुड, बट विल आवर एग्जिस्टिंग जो हमारी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, दे विल कोप अप विद द न्यू एज रिक्वायरमेंट? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. तो अगर वो कोप अप कर लेते हैं तो देन फ्यूचर इज गुड, बट अगर वो कोप अप नहीं कर पाते हैं तो देन उनके लिए दिक्कत है. Do you see railways as a serious threat or competition to road transport? Yes, I do see that. कहने की बात है, लेकिन रेलवेज जो अपने आप के अंदर में कर रही है काफ़ी अच्छा कर रही है. और जैसे ही हम देखिए आपका ये बॉम्बे कॉरिडोर आ जाता है तो इसके अंदर में, और फिर उसके बाद में कलकत्ता वाला जो कॉरिडोर आने के बाद के अंदर में नहीं नाना करते 50 से 60% जो हमारे ट्रेलर्स हैं इस वाले रोड के ऊपर में, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. तो जो लॉन्ग हॉल्स हैं उस पर अगर रेलवेज़ ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया तो जो शुरू में 1947 में जैसे कहना चाहिए, जब एनविसाइज किया गया था कि लॉन्ग हॉल रेलवेज करेगी और शॉर्ट हॉल्स जो हैं ट्रक्स करेंगे, तो मे बी वी विल शिफ्ट टू दैट. तो एज अ परसेंटेज वी हैव सीन दैट कि जो परसेंटेज थी ऑफ शेयर ऑफ द रेलवेज इज इंक्रीजिंग. तो रेलवे इज अ सीरियस थ्रेट टू द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एज सच इफ यू आस्क फॉर द इंडस्ट्री ओनली. Finally, Pradeep ji, do you see many transport companies moving towards becoming multimodal companies? क्योंकि रेलवेज इतना प्रोमिनेंट हो रहा है, सी वाटरवेज इतना प्रोमिनेंट हो रहा है, तो क्या ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो सिर्फ रोड पर टिकी हुई थी उन्हें अब मल्टी मॉडल बनना ही पड़ेगा? यस, होंगी. अभी जितनी भी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हैं जो प्योर जिसे कहना चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट से हैं, वो वैल्यू एडिड अपने आप में करने ही लगी हैं. जैसे वेयर हाउस तो सब लोगों ने शुरू कर ही दिया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी शुरू कर दिया लोगों ने. तो उसी के अंदर में आप माल कैसे भेजते हैं, नाउ इट विल बिकम इररिलेवेंट कि माल आपका रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, एयर से जा रहा है, सी से जा रहा है, वाटरवेज से जा रहा है, कैसे जा रहा है, ड्रोन से आप सप्लाई कर रहे हो, लास्ट माइल के अंदर में आपका बाइकर दे के आने लग रहा है. इन दिस न्यू एज हाउ डू यू डिलीवर, द मोड बिकम्स अनइम्पॉर्टेंट. द थिंग इज कि वो पहुंचना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए, सप्लाई चेन शुड बी मैनेज्ड. तो ये चीज़ें अब लोग समझ रहे हैं.
और जो नई चेंजेस है जिसमें हमने पहले ही बात करी, ये चेंजेस हैं जिसके लिए अडेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज़ को अपने आप को मल्टी मॉडल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी अभी इन दी प्रोसेस है कि मल्टी मॉडल का एक ट्रांसपोर्ट एक्ट लेके आना चाहती है, एंड इट विल डू अवे विद ऑल अदर्स एक्ट, कैरियर एक्ट फॉर रोड एंड एयर सी, एवरीथिंग विल गॉन, इट विल बी ओनली वन मल्टी मॉडल रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट एंड एवरीबडी विल गो गवर्न बाय दैट एक्ट। Well friends, that was our interaction with the astrologer for road transport, Mr. Pradeep Singhal. दोस्तों ये बात तो तय है कि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स, ट्रकर्स विल हैव टू चॉक आउट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। रेलवेज, जैसा हम देख रहे हैं, कार्गो मूवमेंट में बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, during April to December 2022, Railways generated a revenue of 1.2 lakh crores from movement of cargo, जो पिछले साल से 15% ज़्यादा है। Needless to say, this growth rate will keep on increasing in the coming years, which also means that the share of road transport will take a hit. Dedicated freight corridor अब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ये तैयार होगा, लॉन्ग हॉल ट्रक्स को एक झटका जरूर लगेगा। So will transporters be able to combat the competition from railways, or will multimodal transport grow faster and sooner than expected? We will continue to track the developments and bring the same to you week after week. Thank you for watching Trans India, and do remember to subscribe to the channel for more updates, news and exclusive interviews. See you again next week with another exciting interview. Until then, stay safe and mask up again. Jai Hind.